चलिए आज का हमारा प्रश्न है सबसे पहला प्लावकता है। बोलिएगा जरा। बताइएगा आप लोग कि उत्प्लावक का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावक का सिद्धांत दिया था क्या कहते हैं आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? ठीक है, देखिए तो प्लावकता किस पर निर्भर करता है तो याद रखिएगा विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। बोलिएगा जरा। इस पूरा को कट कर दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। अब पढ़िए प्लावकता किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। देखिए इसमें समझाए थे जो वस्तु जितना भारी होगा, मान के लिए पानी में फेंके हम तो जो जितना हल्का होगा वो जल्दी ऊपर आएगा, जो जितना भारी होगा वो ज़्यादा अंदर जाएगा। तो हम अभी आपको बताए थे ना कि द्रव्यमान मतलब भार बताए थे। तो भारी जितना होगा उतना अंदर जाएगा, जितना हल्का होगा उतना ऊपर रहेगा। तो वही बात कर रहा है कि प्लावकता मतलब उपलाने वाला बात। कोई ही वस्तु माने चलिए अगर आप फेंक दीजिए, किसी कागज को फेंक दीजिए, क्या कागज अंदर जाएगा? नहीं। वही एक लोहा के कण को फेंक दीजिए, अंदर जाएगा? तो कहने का मतलब किस पर निर्भर किया? द्रव्यमान यानी कि उसके भार पर। भार को ही द्रव्यमान कहा जाता है। समझ में आया? तो बताइए प्लावकता मतलब उपलाने वाला बल जो है ना उसको कहता है प्लावकता। तो बताइए कि प्लावकता किस पर निर्भर करता है? प्लावकता किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं बताइए अभी भी आप लोग। प्लावकता किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया है। अगला प्रश्न है सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण क्या है? सभी तरल पृष्ठ जो होते हैं वो संकुचित होते हैं और इस परिघटना का जो नाम है पृष्ठ तनाव का के कारण सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं। इस परिघटना का कारण क्या है? तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप लोग। अगले प्रश्न चलते हैं। गिरते हुए पिंड की गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल बराबर होता है। कहता है कि गिरते हुए कोई पिंड है, उसकी गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल समान होता है सभी बिंदुओं पर। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। तापमान के बढ़ने से गैस की संयनता क्या होती है? कम जाती है। तापमान के बढ़ने से गैस की संयनता क्या होता है? कम जाती है। चलिए तापमान के बढ़ने से गैस की संयनता का क्या होता है? याद रखिएगा तापमान यदि बढ़ेगा तो गैस की संयनता कम जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बताइए आप लोग कि क्या बढ़ेगा तो क्या कम जाएगा? तापमान बढ़ेगा तो सही बात है, तापमान बढ़ेगा तो गैस की संयनता कम जाएगी। फिर से बोलिए। तापमान बढ़ेगा तो गैस की संयनता कम जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बताइए अगर लोहा पर जंग लग, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा। ये प्रश्न छूट गया था। तापमान मापने के लिए हम आपको ट्रिक बताए थे कि जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो आपके पैर में ना गर्म लगेगा। अरे आप मान चलिए सड़क पे चलिएगा, तापमान ज़्यादा रहेगा तो पैर में गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? पाइरोमीटर। बताए थे आप लोग को, याद है? तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पाइरोमीटर कहते हैं। अच्छा अब अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा में जंग लगता है तो वह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन कैसे है वो भी समझ लीजिए। जैसे दूध से दही बनता है तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं। कहने का मतलब एक रूप से मैंने पहले वाला रूप में जब आ जाए तो उसे हम लोग भौतिक कहेंगे, और जब पहले वाला रूप में नहीं आ सके तो बताइए जब लोहा में जंग लग जाएगा तो जंग लगेगा क्या? तो पूरा खराब ही ना हो जाएगा कि फिर प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब दोबारा प्राप्त नहीं हो तो मतलब रासायनिक परिवर्तन। नहीं समझ में आया? तो बताइए भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। भोजन जब पच जाएगा पैखाना बन जाएगा तो फिर खाना बन जाएगा पैखाना? नहीं कहीं बन जाएगा आपसे तो फिर खा लीजिएगा आप। तो बताइए लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। भोजन का पचना? रासायनिक परिवर्तन। दही का जमना? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। मौसम का बदलना? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मौसम फिर उस अवस्था में आ जाता है ना। चलिए अब आगे क्या है प्रश्न। यदि 100 मिलीलीटर गैस 10 डिग्री से 20 डिग्री तक समान द्रव पर समान दाब पर गर्म की जाती है तो गैस की परिणामी आयतन क्या होगा? इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। सही बात है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। मतलब स्टील का जो बर्तन है ना वो आपको रबर से
अधिक लचीला हो, लचीला समझते कि ना समझते हैं? लचीला, लचीलापन बात समझ में आ रहा है? जैसे ये कलम लचीलापन है? नहीं है। लच लच करने वाला मतलब ये समझिए, ठीक है। तो ये कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। बताइए, ये प्रश्न आप लोग रट लीजिए कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबल की विकृति से, है ना, अनुपात अधिक है। बोलिएगा जरा। प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है, ठीक है। तो बताइए, रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है? फिर से रटिए आप लोग। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है स्कूटर। क्या है? स्कूटर। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल वायरिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए आप लोग। अगर जो बॉल वायरिंग नहीं होगा, आपका जो ठेहुना है इसमें भी एगो बल्ब का यूज किया गया है। अगर उसे बल्ब का सुनने होइएगा आप लोग कि इसके अंदर एगो चकड़ी था, वो चकड़ी टूट गया, ऐसा सुने हैं? अपने गांव में जो हुआ था पता है? नहीं पता है? चक्री में यहाँ एक आदमी पकड़ा था, हो गया था ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो नहीं रहेगा तो आप जो है सो अधिक दिन तक नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से साइकिल में के अगर चक्का में बॉल वायरिंग नहीं होगा तो वह अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा और वह फ्री रूप से चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए कभी कभी जब आपका बल्ब वायरिंग फूट जाता है तो आपका साइकिल क्या करने लगता है? घर्षण आवाज़ करने लगता है। फिर आप उसको चेंज कराते हैं, इसके बाद ठीक हो जाता है। तो बताइए, साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल वायरिंग का यूज़ क्यों किया आता है? क्योंकि पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम जाए। यानी कि अगर बल्ब रहेगा तो घर्षण क्या होगा? कम रहेगा, और यदि बल्ब नहीं रहेगा तो घर्षण बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, तो बताइए कि साइकिल, स्कूटर आदि बॉल वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? पहिया और धुरी के बीच में घर्षण कम होने के चलते। बात समझ में आ गया? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में। किसमें? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में खाना अधिक जल्दी पक जाता है। सही बात भी है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उच्च दबाव वाली भाप का तापमान उच्च रहता है। उच्च दबाव वाली भाप का तापमान, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उच्च दबाव वाली भाप का तापमान उच्च रहता है। इसको रट लीजिए आप लोग, फटाफट से रटिए। चलिए आगे बताएंगे आप लोग कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। रुकिए, क्या बोले? उच्च दबाव का तापमान अधिक होता है। उच्च दबाव रहता है ज्यादा, तो इसलिए जब दबाव जाती है तो तापमान भी ज्यादा, और जब तापमान जाते रहेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। बात समझ में आ गया? अब गलती नहीं कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या उत्पन्न होता है? आप देखिएगा, कभी कभार कोई ऐसा रूम होगा, उस रूम में जब आप बोलिएगा ना तो लगेगा कि आपके बात को ही वो वापस कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब उसमें ध्वनि क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन से जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि होता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या उत्पन्न होता है? देखिए, प्रति मतलब होता है बदले, प्रति मतलब क्या होता है? ध्वनि मतलब आवाज। तो यानी कि जो ध्वनि बोले उसके बदले में आपको दे दिया, तो प्रतिध्वनि। नहीं समझ में आया अभी? तो जो देखिए, ध्यान दीजिए कि ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या उत्पन्न होता है? ऐसा हुआ है कि नहीं? कोई ऐसा रूम में आप लोग ऐसा करके देखे हैं? चलिए, तो अब कोई हॉल वाला शब्द जो होगा उसमें बोलिएगा तो देखिएगा, जो आप बोलिएगा ना वो जवाब देगा। खास करके स्कूल सब में भी ऐसा देखने को मिलता है। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है। ये प्रश्न अभी जस्ट चर्चा किए थे हम कि नहीं, ध्वनि आर पार नहीं जा सकता है, मतलब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। कहाँ पर? इसका कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोग। निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी नहीं है। जैसे कि उदाहरण अभी जस्ट ये थे कि जब चंद्रमा पर जाएंगे हम लोग तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। नहीं बताए थे उसको? तो कैसे फंस गए आप लोग? जहाँ हवा, मतलब कि ध्वनि को चलने के लिए भी क्या चाहिए? हवा चाहिए, वायु चाहिए। इसलिए ध्वनि कहाँ पर आर पार नहीं करेगा? निर्वात में, मतलब कि जहाँ पर हवा भी नहीं हो उस जगह को कहता है निर्वात। ठीक है, ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है। कहाँ पर? निर्वात में। चलिए, निर्वात मतलब जहाँ पर हवा भी नहीं हो।
यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला लिखा है कि देखिए ज़रा ध्यान दीजिए कि बर्फ़ के बड़े टुकड़ों को लकड़ी के बुरादे से ढका जाता है। बर्फ़ के लास्ट सबको जो ढका जाता है बर्फ़ से, तो वही कहता है कि बर्फ़ के बड़े टुकड़ों को लकड़ी का बुरादा, बताइए लकड़ी का बुरादा समझे या नहीं समझे? क्या होता है? नहीं, जब लकड़ी काटता रहता है ना तो आरा मिल पर देखिएगा कि उसमें से कंद निकालता रहता है, उसी को कहता है बुरादा। क्या निकालता है? बुरादा। तो लकड़ी के बुरादे से ढका जाता है, क्यों? क्योंकि गर्मी से पिघलने से बच सके। समझ में आया? उसको लकड़ी के बुरादा से इसलिए ढका जाता है क्योंकि गर्मी से पिघलने से बच सके। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पब्लिक एड्रेस पद्धति, बोलिएगा जरा। पब्लिक एड्रेस पद्धति के लिए उपयोग होने वाला माइक्रोफोन में ध्वनि तरंगों का विद्युत संकेतों में रूपांतरण होता है। देखिए इस सब को कट कर दीजिए, एक ही चीज याद रखिए। क्या याद रखना है? माइक्रोफोन में। क्या चीज में? माइक्रोफोन में। तो माइक्रोफोन में जैसे अभी आप पढ़े थे, डायनेमो में क्या था? गलत मत कीजिएगा। डायनेमो में कौन सा ऊर्जा किसे बदलता था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन जो है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा। जरा ध्यान दीजिए, माइक्रोफोन क्या होता है वो समझ लीजिए। फिल्म सब में देखिएगा पुलिस सब रखे रहता है, ऐसे करके पकड़ के बोलता रहता है। आर्मी सब, हाँ एंटीना निकला हुआ रहता है, आर्मी सब के हाथ में भी रहता है वो चीज, उसी को कहता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में कौन ऊर्जा किससे बदलता है? जरा ध्यान दीजिए। माइक्रोफोन में ध्वनि तरंग का विद्युत संकेत में बदलता है, यानी कि ध्वनि तरंग किसे बदलता है? विद्युत संकेत में। ध्वनि तरंग किसे बदलता है? विद्युत संकेतों में रूपांतरण होता है। याद रखिएगा कि माइक्रोफोन में ध्वनि तरंग विद्युत संकेतों में क्या होता है? रूपांतरण होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताएंगे आप लोग कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? उच्च दबाव के कारण से तापमान बढ़ता है और उसके कारण से खाना जल्दी पकता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, बताएंगे आप कि माइक्रोफोन में कौन सा ऊर्जा किससे बदलता है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत संकेत में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत संकेत में बदलता है। समझते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम, सीधे हम पढ़ देंगे, हमको याद हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा, वो वाला बात नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए। पृथ्वी के सतह मतलब नीचे, पृथ्वी की सतह के पास ठंडे स्तर से बरसात आती है, सही बात है। तब वर्षा बिंदु जमकर बर्फ हो जाता है। इस प्रकार घनीभूतीकरण को क्या कहता है? कर्कावृष्टि कहते हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग छोड़ के चलेंगे। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए आप लोग? उसमें अधिक होने के नहीं, हवा का दबाव बढ़ता है। हवा का दबाव बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न तो समझ में आ गया कि हवा का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। हवा का प्रेशर क्या होता है? देखिए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। गर्मी का समय है, ट्यूब में अगर धूप लगेगा तो मुलायम बनेगा, साथ में देखिएगा कि वह लूज होता है, मतलब लूज होता है। अब मान के चलिए इनका जो शर्ट है, इनके शर्ट में अगर हम कोई मोटे आदमी इसके शर्ट को पहन ले तो इसका शर्ट क्या होगा? फट जाएगा, फटेगा ना। तो वहाँ पर किसका दबाव होता है? आकार का दबाव होता है, साइज का। तो यहाँ पर क्या है कि जब हवा बढ़ेगा, मतलब हवा धूप में प्रसार होता है, मतलब कि फैलता है। तो हवा के फैलने के साथ साथ ट्यूब भी कोमल होता है, मुलायम होता है। तो जब वो फैलता है, जहाँ पर ज़्यादा नॉर्मल सॉफ्ट रहा ना, वहाँ से ब्लास्ट कर जाता है। तो याद रखें, गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है, क्यों? हवा का दबाव बढ़ जाता है और उसके कारण से जो है सो फट जाता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, जाड़े में सुबह धातु की सतह स्पर्श करने से लकड़ी की सतह से अधिक ठंडा लगता है। क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग? ठंडा के महीना में अगर आप किसी लकड़ी को छुइए और ठंडा के समय में अगर किसी लोहा को छुइए, कैसा महसूस होता है? लोहा बहुत ठंडा लगता है। तो वही कहता है कि ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए, क्योंकि उसमें धातु में जो है ना, धातु में उच्च उष्मा चालकता होता है। मतलब कि धातु में क्या होता है? उच्च उष्मा चालकता, यानी कि यह जो है आपको धातु के माध्यम से उष्मा
मतलब हीट जैसे कि आपको बताते हैं, जब चूल्हा पर आप खाना बना रहे होते, आप कभी बैगन पकाते होंगे तो लोहा में लगा करके तब पकाते होंगे, या आप गुल्ली मुठिया बनाते होंगे तो लोहा में लगा करके पकाते होंगे। तो जब गुल्ली मुठिया आप बनाते रहते हैं तो इस तरह से रहता है ना, यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे रहता है बीच में इधर, और इधर आपको जैसे कोयला सब रहता है। तो जब आप गुल्ली मुठिया बनाए रहते हो तो इसमें जो रहता है, तो आप लोहा को जब छूते हैं तो ये लोहा गर्म लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उष्मा जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि गर्मी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वही कहता है उष्मा का चालकता। लोहा ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि लोहा में उष्मा चालकता क्या होता है, वो बढ़ जाता है, अधिक रहता है। उष्मा चालकता क्या होता है, अधिक रहता है। जबकि लकड़ी में उष्मा चालकता नहीं रहता। अगर एक बांस है, बांस में आप आग लगाइए चूल्हा में, जिस तरह से लोहा को रखे उसी तरह से रखिए, जो भाग लकड़ी में रहेगा वही गर्म होगा, लेकिन उससे पीछे का भाग गर्म नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं है? यानी कि लकड़ी में उष्मा का चालकता उष्मा पास नहीं करता है, जबकि लोहा में उष्मा पास कर जाता है। इसलिए जब आप कोई डिबिया पर भी अगर लोहा को रखिए तो यहाँ पर जलता है, हाथ पकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उष्मा जो है ना चलता है। उष्मा क्या होता है? चलता है। यहाँ उष्मा मतलब क्या होता है? हीट, तापमान, तपत। तो यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ चलता है, इसलिए उसमें उष्मा चालकता नहीं होती है, जबकि लोहा में उष्मा चालकता होती है। तो याद रखिएगा कि जाड़े की उष्मा में धातु को अगर स्पर्श करेंगे, धातु की सतह को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो लकड़ी की सतह की अपेक्षा अधिक ठंडी महसूस होगी, क्योंकि धातु में उच्च उष्मा चालकता पाई जाती है। बात समझ में आ गया? अगला प्रश्न अब आपका है, स्वच्छ आकाश जो है वह कैसा दिखता है? बताइए आप लोग। नीला। कैसा दिखता है? नीला दिखने का कारण क्या है बताइए? आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है बताइए? इसमें ट्रिक याद रख लीजिए कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है, नीला मतलब नील जो आप कपड़ा में देते हैं, और नील को किनिए के लाते हैं ना, कीन के लाएंगे तो कीनन यानी कि प्रकीर्णन, यानी कीन के लाएंगे तो कीनन। अगर प्र को हटा देते तो यहाँ पर कीनन हो गया ना, कीनन में फिर प्र लगा देते तो प्रकीर्णन। तब याद आ जाएगा ना आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा बच्चे, बहुत फंसते हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रॉकेट का इंजन जो आधारित है वो आपको न्यूटन की किस गति नियम पर आधारित है? देखिए रॉकेट में 3 गो लेटर है, इसलिए याद रख लीजिए कि न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय गति नियम है। तो रॉकेट का ये न्यूटन का 3 नियम है, ठीक है। प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व नियम भी कहते हैं, ठीक है। और तृतीय नियम जो है उसको हम लोग संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो बताइए रॉकेट का इंजन, जब भी हम बताए थे जब रॉकेट का चर्चा हो उसका आंसर आप लोग मार दीजिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ट्रिक बताए थे कि रॉकेट में हम लोग जब भी जाएंगे तो बैग लेकर के जरूर जाएंगे, इसलिए रॉकेट जब भी आंसर हो तो बैग वाला आंसर मारिएगा, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसलिए देखिए रॉकेट का इंजन जो आधारित है किस पर है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और नियम कहेगा तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। बताइए रॉकेट जो इंजन आधारित है किस पर? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। और साथ में ये बताइए कि रॉकेट का इंजन जो साफ काम करता है वो तृतीय गति नियम को और कौन सा नियम कहता है? चलिए रैखिक को कट कर दीजिए, बस ये याद रखिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, ठीक। तो बताएंगे आगे यहाँ पर क्या है? डायनेमो है ना। बताइए डायनेमो देखने से कुछ याद आया? बहुत अच्छा। और मोटर? वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो डायनेमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है। देखिए डायनेमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है, सही बात है। डायनेमो को क्या कहा जाता है? विद्युत स्रोत। और विद्युत स्रोत क्यों नहीं कहा जाएगा इसको विद्युत स्रोत क्यों नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायनेमो लगाते हैं जनरेटर के आगे में, दमकल चलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? विद्युत स्रोत हुआ ना। तो इसलिए डायनेमो को क्या कहता है? विद्युत स्रोत कहता है। तो डायनेमो को विद्युत स्रोत भी कहता है, किंतु यथार्थ में, यानी यथार्थ मतलब वास्तविक में, यथार्थ मतलब वास्तविक मतलब हकीकत में यह उत्पन्न करने का स्रोत है विद्युत वाहक बल। चलिए इस सब को छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि डायनेमो को क्या कहता है? विद्युत स्रोत भी कहता है। डायनेमो को क्या कहता है? डायनेमो को क्या कहता है? और कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा बदलती है? बहुत अच्छा, बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? बताइए आप लोग। ये आप लोग
पहले से ही पढ़े होंगे कि वायुमंडल का दबाव किस समय पर आता है। देखिए वह से बैरोमीटर और वह से वायुमंडल है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है। दूरी की। देखिए मान के चलिए प्रकाश वर्ष में वर्ष लगा हुआ है ना, तो वर्ष है एक वर्ष में जो कहीं पर कहने का मतलब जो चलते रहेगा तो बहुत दूर कहलाएगा ना, इसलिए याद कर लीजिए कि प्रकाश वर्ष जो है ना वह क्या है कि दूरी की इकाई है, या इकाई को ही हम लोग मात्रक भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो बताइए कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। दूरी की इकाई। तो बताएंगे आप लोग कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के कारण से। आगे चलिए, इधर धनुष में नारंगी और हरा के बीच में कौन सा रंग होता है? क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मतलब भूलने वाला है। किसके बीच में कह रहा है? नारंगी और हरा के बीच में कहता है कि कौन सा रंग होगा, तो देखिए पीला होता है। नारंगी और हरा के बीच में कौन सा रंग होगा? पीला होगा। नारंगी और हरा के बीच में कौन सा रंग होगा? पीला होगा। तो इंद्रधनुष में नारंगी और हरा, आप लोग इंद्रधनुष देखे हैं कि नहीं? पहले ये बताइए कैसा होता है इंद्रधनुष। धनुष के कारण। और ये किस मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है, तो बताइए सूर्य का विपरीत दिशा कौन हुआ? पश्चिम हुआ, क्योंकि सूर्य पूरब में उगता है ना, पश्चिम में डूबता है। तो इसलिए याद रखें कभी भी इंद्रधनुष निकलेगा तो कहाँ पर निकलेगा? पश्चिम में। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पर किस किस रंगों के बीच की बात पूछा जा रहा है। चलिए कौन कौन सा रंग है? नारंगी और नारंगी और हरा के बीच में कौन सा रंग होता है? पीला होता है। तो बताइए प्राथमिक रंग के अंदर क्या सब आता है? लाल पीला नीला, वही ना, लाल पीला नीला। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न है लेंज का नियम। कौन सा नियम है? लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा गति का विरोध करता है। लेंज का नियम क्या कहता है? फिर से बोलिए। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा गति का विरोध करता है। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा जो है वह गति का विरोध करता है। प्रेरित धारा जो है वो गति को विरोध करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा जो है गति का विरोध करता है। अगला है जब इस्पात का मतलब स्टील। इस्पात का क्या होता है? स्टील। जब इस्पात जैसा धातु छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़कर ताना जाता है तो यह हुक के नियम को मानता है। इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका कूलोम के नियम में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है। कूलोम के नियम में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है। आवेशों के गुणनफल और मध्य पराविद्युतांक का कट कर दीजिए। हाँ ये याद रखिएगा 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना किलो कैलोरी होता है? 860 किलो कैलोरी। 1 वाट घंटा बराबर कितना किलो कैलोरी होता है? 1 वाट घंटा बराबर कितना कैलोरी होता है? 860 किलो कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। इस प्रश्न को भी कट कर दीजिए। परीक्षा के दृष्टि से ये सब प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बताइए आप लोग कि पीला रंग जो होता है इंद्रधनुष में जो पीला रंग होता है उसके ऊपर और नीचे कौन कौन सा रंग? नारंगी और हरा। तो बताएंगे आप लोग कि रॉकेट जो है वह किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है कि गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है हवा के अधिक दबाव के कारण से। ठीक है, तो बताएंगे हवा के अधिक दबाव के कारण से बढ़ जाता है। हवा का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो बताइए कि
जाड़े के मौसम में धातु की सतह स्पर्श करने से लकड़ी की सतह से अधिक ठंडी आपको लोहा की सतह लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि धातु में आपको उच्च ऊष्मा चालकता होती है ना। बताइए कि ध्वनि आर पार कहाँ नहीं कर सकती है। अब बताइए कि प्रेशर कुकर में खाना अधिक जल्दी क्यों पक जाता है? आगे है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, अब बताएंगे कि तापमान के बढ़ने से गैस की संयंत्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ेगा तो गैस का संयंत्रता कम जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद है प्लावकता किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक प्रश्न और बताइए आप लोग कि प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, और बताएंगे आप लोग कि वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि भूकंप किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। अच्छा ये बताइए कि बीपी किससे मापा जाता है? बीपी किससे मापा जाता है बताइए? एस्फिग्मो मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? अच्छा बताइए कि उच्च तापमान किससे मापा जाता है? अभी जस्ट बताए थे, उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। किसका? अभी कितना अच्छा ट्रिक दिए थे कि अभी तापमान बढ़ गया है और पैर खुले पैर जाइएगा तो पैरे में ना गर्म लगेगा, तापमान लगेगा, तो इसलिए उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा बताइए आप लोग की वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि। चलिए अब बताइए कि ध्वनि तरंग के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? वापस हो जाता है। ध्वनि पर तरंग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।